Class 7 Social Science Geography Chapter number 8 Natural Vegetation and Wildlife. Here is the fifth video of this chapter. In this video, we will start the topic temperate grasslands. Let's start the topic. हम लोग बेटा ग्रासलैंड के बारे में प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं और हमने ग्रासलैंड के दो टाइप्स देखे थे. फर्स्ट टाइप हमने बात किया ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड टाइप टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में. तो टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन द मिड लेटीट्यूड्स, लैटिट्यूड्स के बीच वाले एरियाज में हमें मिलते हैं. इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, हमने जो प्रीवियस वीडियोस में देखा, हमने क्या देखा, कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न पार्ट पे, वेस्टर्न पार्ट पे या उनके रेंज जो आउटर वाला पार्ट होता है ज़्यादातर वहाँ पर हमने बात की थी ग्रासलैंड्स के बारे में. पर यहाँ पर हम बात करेंगे कि इंटरनल पार्ट जो है, ठीक है, वहाँ पर आपके पास अवेलेबल होता है. These regions lie between the desert and the temperate forest of the North America, South America, South Australia and the Central Eurasia. तो ये वो regions है जहाँ पर ये available है. These regions are drier and colder than the tropical grasslands. अगर मैं tropical grassland से compare करूँ तो ये उसके compare में ज़्यादा dry होते हैं, ज़्यादा ठंडे होते हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है यहाँ पर. In these regions, short grasses grow as the rainfall received here is inadequate. Inadequate का मतलब होता है मतलब जितनी की नीड हो उतना अवेलेबल ना होना, तो उतना अवेलेबल रेनफॉल नहीं होता ताकि अच्छा ग्रोथ कर सके ट्रीज और ग्रासेस. तो इन इंडिया द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन दी माउंटेनियस रीजन्स ऑफ दी हिमालयाज. अगर इंडिया की बात करें तो हिमालय रेंज के आसपास वाले रीजन में हमें ये ग्रासलैंड्स मिल जाते हैं. ट्रॉपिकल भी ज़्यादातर वहीं मिल जाता है, ठीक है, और उन इलाकों में जहाँ पर बारिश कम होती है, ड्राई रीजन्स होते हैं, वहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलती हैं. टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इन यूरेशिया स्टेप्स कहा जाता है, साउथ अमेरिका में पेम्पस कहा जाता है, साउथ अफ्रीका के अंदर यील्ड वर्ड यूज़ किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स वर्ड यूज़ किया जाता है, पेरिरीज वर्ड यूज़ होता है नॉर्थ अमेरिका में. तो बेटा ये अलग अलग नाम है वहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से जो कि यूज़ किए जाते हैं. वाइल्ड लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो ये डिफरेंट वेराइटी है. हार्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों टाइप्स के एनिमल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बर्ड्स हमें अवेलेबल हैं. तो ये टाइप्स हैं जो कि हमें एग्जाम्पल्स के तौर पर लर्न करने हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा शर्ब्स की. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा कि हम पूरे चैप्टर के अंदर 3 कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले थे. पूरे चैप्टर के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमने बिगिनिंग से हमने स्टार्टिंग में एक बात की थी कि हम लोग नेचुरल वेजिटेशन की 3 कैटेगरीज पढ़ेंगे. हमने फॉरेस्ट के 6 टाइप्स देख लिए, ग्रासलैंड्स के हमने 2 टाइप्स देख लिए. अब हम लोग शर्ब्स के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे. और शर्ब्स जो बेसिकली बेटा जो डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ पर और जो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पर कैसे अवेलेबल है. टुंड्रा वेजिटेशन यानी कि जो कांटेदार जो शर्ब्स होती हैं वो किस तरीके से, या जो ट्रॉनिक बुशेस होती हैं वो किस तरीके से अवेलेबल है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द शर्ब्स. शर्ब्स, ट्रॉनी शर्ब्स यानी कि ट्रॉनी का मतलब होता है कांटेदार. एंड शर्ब्स ग्रो इन एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड एरियाज. बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में ग्रोथ होती है. द शर्ब्स आर मोस्टली फाउंड इन द हॉट डेजर्ट एंड द वेरी कोल्ड रीजन. बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में और बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में ये ग्रोथ होती है. डेजर्ट रीजन की बात करें बेटा तो हम यहाँ पर रीजन्स के बारे में देखेंगे और कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर आपके पास शर्ब्स अवेलेबल हैं उसके बारे में बात करेंगे. द हॉट डेजर्ट दैट हैव डेवलप्ड इन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन. बेटा सब ट्रॉपिकल रीजन को हम लोग जो टेम्परेट जोन हम लोग पढ़ते आए हैं वही आपका सब ट्रॉपिकल जोन है. तो लाइज ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न वाला जो एरिया जो पार्ट होता है, कोई भी कॉन्टिनेंट उसका वेस्टर्न वाले पार्ट पर ज़्यादातर अवेलेबल है. दीज डेजर्ट्स इंक्लूड दी कालाहारी डेजर्ट एंड
निम्ब डेजर्ट इन अफ्रीका। बेटा ये अलग अलग डेजर्ट्स के नेम हैं अफ्रीका के अंदर। साउथ अमेरिका में डेजर्ट्स हैं, इंडिया के अंदर जो थार डेजर्ट्स हैं हम इनके बारे में बात करेंगे, और कोल्ड डेजर्ट के बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में है। और इंडिया के अंदर हम कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो लद्दाख हमारा कोल्डेस्ट या कोल्ड डेजर्ट्स में आता है। तो कोल्ड डेजर्ट आर फाउंड also found in the temperate regions in the interior of Asia and the South America, like cold desert के अंदर गोबी डेजर्ट, तिब्बतन प्लाट्यू एशिया के अंदर, एंड पोटागोनियन प्लाट्यू साउथ अमेरिका में। ये डेजर्ट्स हैं जहाँ पर ये शर्ब्स आपको अवेलेबल होते हैं। अगर मैं एरिया की बात करूँ या फिर प्लांट्स की बात करूँ, कुछ एनिमल्स की बात करूँ, जो वैसे एनिमल्स यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड होती है इस वजह से, और खाने के लिए उनके पास ऐसा कुछ होता नहीं क्योंकि ग्रीनरी बहुत नहीं है, तो सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं है, बायोम्स वैसा नहीं है वहाँ का। द ट्रॉपिकल डेजर्ट आर ऑल्सो नोन फॉर द हाई टेम्परेचर एंड एक्सट्रीमली लो रेनफॉल, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत कम बारिश जैसे रीजन्स यहाँ पर हैं। तो वेजिटेशन हेयर इंक्लूड्स द डेट, पाम्स, कैक्टस, थ्रोनी बुशेस और कोरस, ग्रासलैंड्स, ये सारे अवेलेबल हैं। अगर मैं एक्शेसिया के बारे में बात करूँ तो ये भी एक टाइप है ट्री का जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। डेजर्ट प्लांट्स की थिक स्टेम होती है, लॉन्ग रूट्स होती हैं, क्योंकि बेटा देखो स्टेम मोटी है, रूट्स लंबे हैं, तो क्या होगा, क्योंकि देखो ऊपर तो पानी मिल नहीं रहा, तो जो नीचे की तरफ जो आपके पास अंडरग्राउंड जो वाटर है उसे लेने के लिए रूट जो है नीचे तक जाती है ताकि पानी अवेलेबल मिलता रहे थोड़ा बहुत, ठीक है। वेक्स कोटेड लीव्स होती हैं ताकि जो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें वाटर ज़्यादा लॉस ना हो। तो ये सब चीज़ें नेचुरली बाय नेचर प्लांट्स के अंदर ये फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आपके वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो कैमल है, एंथलोप्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। बहुत कम होते हैं क्योंकि ज़्यादातर एनिमल्स के पास वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं होते इतने ज़्यादा हॉट और इतने ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया के अंदर सर्वाइव करने के लिए। अगर हम लोग टुंड्रा वेजिटेशन की बात करें तो बेटा टुंड्रा जगह से रेफर्ड है जो कि आर्कटिक सर्कल के पास है। हम लोग बेटा अगर आर्कटिक सर्कल की बात करें तो इट इज़ लाइक कि ये आपका इक्वेटर, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ऊपर की तरफ जाके आपका अराउंड 66.5 नॉर्थ की बात कर रहे हैं, साउथ के अंदर इसको अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है आर्कटिक सर्कल वाला, तो ये वाले रीजन लाइक दिस, तो ये वाला पार्ट आपका आर्कटिक सर्कल का है। तो यहाँ पर आपके पास टुंड्रा वेजिटेशन अवेलेबल होती है। द टर्म टुंड्रा रेफर्स टू दोज प्लेसेस विच लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक circle. The tundra vegetation is found in the polar areas of Alaska, Canada, in North America, southern grasslands and north parts of the यूरेशिया। तो ये वो रीजन्स है बेटा जहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अगर मैं रीजन की बात करूँ, क्लाइमेट की बात करूँ, तो द रीजन एक्सपीरियंस वेरी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। विंटर्स आर वेरी लॉन्ग एंड कोल्ड वाइल समर्स आर वेरी शॉर्ट एंड कूल। मतलब गर्मी में भी मतलब गर्मी का मौसम आता है पर मौसम ठंडा ही रहता है, और जो सर्दियाँ हैं तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती हैं। द ग्राउंड इज़ परमानेंटली covered with the snow in winter and vegetation in area is found mostly in the summer। थोड़ा बहुत जो vegetation होता है, थोड़े पेड़ पत्ते या झाड़ियाँ वगैरह थोड़ी बहुत उग जाती हैं, तो वो आपके समर्स में होते हैं, पर समर्स भी ठंडे होते हैं। अ फ्यू फ्लावर्स, मॉसेस, लिंचेस, ग्रासेस, ये ड्राई शर्ब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं शॉर्ट समर सीजन के लिए, क्योंकि सर्दियों में फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते, स्नो के नीचे दब जाते हैं। तो कुछ ट्रीज़ होते हैं जैसे विलो है, एल्डर है, ब्रीच है, ये कुछ ट्रीज़ अवेलेबल होते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो बेटा देखो ज़्यादा वाइल्ड लाइफ होती नहीं है, पर हम लोग कुछ वाइल्ड लाइफ यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल होती है। अगर हम लोग पूरे चैप्टर को अगर हम सम अप करने की कोशिश करें, द एवर
इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज द डिमांड ऑफ फॉर द रिसोर्सेज ड्रास्टिकली। यानी कि बेटा देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं पूरे अर्थ की बात करूं, ठीक है, हमारे पास जोन्स अलग अलग हैं, उन जोन्स के अंदर अलग अलग प्लांट है, अलग अलग एनिमल लाइफ है, तो वो यानी कि आपके पास प्लांट्स भी हैं, आपके पास एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, और आपके पास ह्यूमंस भी हैं, ठीक है। तीनों चीज़ें इसी एक ही प्लानट पर रह रही हैं, और प्लांट्स को भी जगह चाहिए रहने के लिए, मतलब अपने आप को ग्रो करने के लिए, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको भी जगह चाहिए, शेल्टर चाहिए रहने के लिए, ह्यूमंस को भी शेल्टर चाहिए, प्लेस चाहिए रहने के लिए। पर ह्यूमंस क्या करते हैं कि जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे वो प्लांट्स को और आपके एनिमल्स को रहने के लिए शेल्टर कम कर देते हैं। वो क्या करते हैं, पेड़ काट देते हैं। तो उनकी पॉपुलेशन की, ह्यूमंस की पॉपुलेशन के बढ़ने से रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़नी शुरू हो गई है। जब रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है तो हम उसका यूज़ ना करके उसका ओवर यूज़, या ओवर यूज़ को आप एक्सप्लॉयटेशन टर्म यूज़ करेंगे तो सबसे बेहतर होगा, तो एक्सप्लॉइट करना ज़्यादा शुरू करते हैं ऑफ द लैंड। क्योंकि बेटा देखो, लैंड का कल्टीवेशन पावर कॉमन है, आप उस पर ज़्यादा ग्रोथ करोगे तो क्या होगा, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़राब हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो वो सेटलमेंट या डिफॉरेस्टेशन, अलग अलग जगहों पर जाके पेड़ काटना शुरू करो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड दिस हैज़ रिजल्टेड इन द एक्सटिंक्शन, ख़त्म होना। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है धीरे धीरे करके लापता हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो कई सारी स्पीशीज़, फ्लोरा एंड फाना यानी कि प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि उनके जो हैबिटेट है, जो बायोम्स हैं, उनके अंदर हम बैलेंस को ख़राब करते हैं। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो विद दिस वी टेक अ प्लेज और टेक अ ओथ कि हम लोग हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट को हार्म नहीं करेंगे, और उनके भी सर्वाइवल के लिए या फिर उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे। तो विद दिस वी एंड दिस चैप्टर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर।